हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज 24 सितंबर को तीन आईपीओ एक साथ ओपन हुए हैं। उनमें से एक आईपीओ का रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, जैन रिसाइकलिंग का आईपीओ। अभी जो दूसरा आईपीओ है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जो कि 24 से लेकर 26 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर इसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे थोड़ा बहुत लिस्टिंग है इसका अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है और सस्ती महंगी है, वो भी जान लेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डिबेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले बात करें एक अंदाजन ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 9 से 10% के बीच में चल रहा है। लगभग आप मान के चले 18 से 20 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तो डिमांड ठीक ठाक है, 10% अभी कम तो नहीं कहा जा सकता, बट है तो ऐसे देखा जाए तो कम ही है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% का, बट आज की कंडीशन में ये 10-15% मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। बट क्या है कि जीएमबी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, भाई क्लोज हो जाता है उसके बाद जीएमबी और डाउन हो जाती है। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना, लेटेस्ट अपडेट दिखता रहना है और जीएमबी के पूरे भरोसे हमको नहीं रहना, गलत भी हो सकती है। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा लगभग 151 करोड़ रुपए के आसपास जुटाए गए हैं। बात करें अगर डीआईआईज या म्यूचुअल फंड की, तो उसके अंदर वाईटॉक, 361, समीक्षा, आशिका, इस तरह के कुछ बड़े नाम शामिल हैं। तो डीआईआईज में तो ठीक ठाक है। फिर बात करें एफआईआईज की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर अल महबार, एलसी फेरोस, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, नुवामा क्रॉसओवर, ये कुछ एफआईआईज नाम शामिल हैं। मतलब ठीक है, एफआईआईज के अंदर तो नाम ठीक है, बट डीआईआईज के अंदर ठीक ठाक आप कह सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि भाई 5 तो एवरेज आता है, तो थोड़ा अबव एवरेज कह सकते हैं, 5.5-6 जैसी रेटिंग बराबर इसके बैठती है। तो मतलब एंकर लिस्ट ठीक है, खराब नहीं है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी जो है, एक तो प्री फैब या प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स कहते हैं जैसे लोहे के गर्डर वगैरह होते हैं, आप समझते हैं ना, कोई लोहे के गर्डर वगैरह लगा के या पूरा ऐसा फ्रेम बनाते हैं, स्टील वगैरह का, लोहे का पूरा फ्रेम बना के उसके ऊपर जो शीट आती है, जैसे लोहे की शीट, पत्रे जिसको बोलते हैं, वो शीट वगैरह सारा कस के उसके बाद क्या है कि पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। मैं इसके बारे में आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। इस साइड में आप स्क्रीन में देख सकते हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स कैसी होती है। मतलब जनरली ये फैक्ट्रियाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, तो ये इस टाइप के लगभग बनते हैं। तो ये स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह ये तैयार करती है। दूसरा है ईपीएस पैकेजिंग या थर्मोकोल पैकेजिंग जो होती है, वो ये कंपनी काम करती है। थर्मोकोल जैसे ये बॉक्स वगैरह के अंदर हम, जैसे फ्रिज वगैरह हमारे पैक आते हैं थर्मोकोल के अंदर, या टीवी वगैरह, वो सब थर्मोकोल के अंदर पैक आती है, ताकि क्या है कि वो प्रोडक्ट खराब ना हो। तो वो ईपीएस पैकेजिंग का भी इसका काम है। रेवेन्यू की बात करें तो जो ये प्रीफैब बिल्डिंग होती है, वहाँ से 84% के आसपास का रेवेन्यू लगभग जनरेट होता है जो बिल्डिंग्स से, और ईपीएस पैकेजिंग से लगभग 16% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। मार्केट शेयर अगर देखें तो मतलब एकदम एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट आप मान के चले 7 से 8% का मार्केट शेयर है इसका ईपीएस पैकेजिंग के अंदर, आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये सेक्टर ठीक ठाक है। मतलब इसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी काफ़ी कंपनियां लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड प्लेयर्स भी खूब हैं। मतलब इतना अट्रैक्टिव सेक्टर तो नहीं कह सकते हैं। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 660 करोड़ से 1140 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू हुआ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 24 करोड़ से इसका 60 करोड़ रुपए के आसपास का इसका प्रॉफिट हुआ है। मार्जिन अगर निकालें तो 2023 के अंदर 3.6%, फिर 4.7% और फिर 5.2%। मतलब हर साल मार्जिन्स बढ़े हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। एबिटा के अंदर ग्रोथ है, नेट वर्थ के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व्स इसके हाथ में बढ़े हैं हर साल, 337 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स 210 करोड़ रुपए की है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का निकल कर आता है। और डेट रीपेमेंट कर रही है आईपीओ के पैसे से 70 करोड़ रुपए के आसपास का। तो मतलब अभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो मतलब कंट्रोल के अंदर है। बाद में थोड़ा बहुत और डेट पे कर देगी तो थोड़ा मतलब और डेट कम हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी मजबूत नजर आ रही है। फिर आरओई आरओसी 22% के आसपास है, बढ़िया है। फिर देखिए वैल्यूएशंस इसकी, तो इसका पी जो है 29.4 का निकल कर आता है और पीबी प्राइस टू बुक 9.36 के आसपास का निकल कर आता है। और अदर कंपटीटर्स का अगर पी देखें तो 12 से लेकर 30 के बीच में है। तो पी वाइज वैल्यूएशंस देखें तो ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, महंगी ही कह सकते हैं। और अदर्स का जो पी है 1.45 पे 4.61 के बीच में निकल कर आता है। तो पी और पीबी वाइज मतलब ये महंगी है वैल्यूएशन, सस्ती तो नहीं है। अपने सेक्टर के अंदर ये छोटी कंपनी है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं आती है। तो ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियली तो ठीक है,
फंडामेंटल्स भी ठीक ही कह सकते हैं, बट वैल्यूएशंस महंगी है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 24 से लेकर 26 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹2 पर आ रहा है। प्राइस बैंड 194 रुपये से लेकर 204 रुपये के बीच में रखा गया है। 73 मतलब 73 शेयर्स का ही लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 504 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 300 करोड़ रुपए के और ओएफएस है 204 करोड़ रुपए के। फ्रेश इश्यू से न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है और एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर भी पैसा काम में लेने वाली है। उसके अलावा अपना डेट भी रीपेमेंट करने वाली है, काफ़ी अच्छी बात है। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर को। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज जैज पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन के हिसाब से क्या डिमांड है वो हम देखते हैं। तो अभी जीएमपी देखें तो 10% के आसपास है, तो जीएमपी में आधा पॉइंट दे सकते हैं। वैसे जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है, बट अभी की कंडीशन में आधा पॉइंट दे सकते हैं। एंकर लिस्ट देखें तो एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, मतलब लगभग 5.5-6 जैसी रेटिंग है, तो एंकर लिस्ट के अंदर आधा पॉइंट भी दे सकते हैं। बाकी वैल्यूएशंस बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, 0 पॉइंट मिलता है वैल्यूएशंस के अंदर, और सब्सक्रिप्शन वगैरह तो अभी देखिए कल पता चलेगा। तो ओवरऑल 3 पॉइंट में से अभी 1 पॉइंट बन रहा है, मतलब रिस्क इसके साथ बना हुआ है। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नज़र आ रही है और आईपीओ के पैसे से डेट भी पे कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी ऑर्डर बुक भी इसके हाथ में अच्छी है, 917 करोड़ रुपए की, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आरओई आरओसी वगैरह भी बढ़िया है। नेगेटिव्स देखिए कि वैल्यूएशंस देखिए महंगी है, मुझे इतनी ज़्यादा सस्ती लगी नहीं, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। और अपने सेक्टर के अंदर छोटी कंपनी है, लीडिंग पोजीशन के अंदर इसका नंबर नहीं आता है, तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से इस कंपनी में अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। हाँ, अगर लिस्टिंग केस के हिसाब से कुछ अट्रैक्शन आया तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।